हो गया? ठीक। प्रिंस, करें स्टार्ट? बताओ कहाँ पढ़ रहे थे अपन? अमाशय चल रहा था। आमाशय या स्टमक, यही बोलेंगे? अच्छा, आमाशय जो होता है इसमें 4 से 5 घंटे तक भोजन संचित रहता है, ऐसा कुछ बताया था। थैलेनुमा संरचना होती है ना, इसमें बहुत देर तक भोजन हम इकट्ठा कर सकते हैं। इसके कुछ भाग बताए थे। सबसे पहला मैंने कार्डिया, हाँ या ना, ऐसा कुछ बताया था कि ये स्टमक है, यहाँ पर ग्रासनाल खत्म हो गया तो ये वाला भाग कार्डिया, ये भाग क्या होगा? कार्डिया। याद है सबको? इस भाग को क्या कहेंगे? फंडस। क्या कहेंगे? ये वाला भाग क्या हो जाएगा? बॉडी। इसको आप क्या कहोगे? एंट्रम। लिखा था ऐसा कुछ? ये पाइलोरस, पाइलोरस। और यहाँ पर अमाशय होता है खत्म, हाँ या ना? अच्छा, जहाँ अमाशय खत्म होता है वहाँ से क्या शुरू होगा? छोटी आंत। क्या शुरू होगा? छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो छिद्र है बच्चों, पाइलोरस के पास वाला, इसको आप क्या बोलोगे? पाइलोरिक छिद्र। अरे हाँ, यही लिखा था, पाइलोरिक छिद्र, पाइलोरिक पोर। आपने बनाया होगा डायग्राम। और इस छिद्र को क्या बोलोगे? कार्डियक छिद्र। क्या बोलोगे? क्यों कार्डियक छिद्र? क्योंकि कार्डिया के पास है। क्लियर हो रहा है? तो अमाशय के मैंने कितने भाग बताए आपको? कार्डिया, फंडस, कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम और पाइलोरस। कार्डिया के पास होने के कारण कार्डियक छिद्र और पाइलोरस के पास होने के कारण पाइलोरिक छिद्र, ये सब बताया था। अच्छा, फिर हमने देखा कि ये अमाशय और अमाशय की आंतरिक दीवार, बोलो क्या कहलाती है? सब भूत, भूतों जैसे बैठे हैं बस। अमाशय की आंतरिक दीवार, मैडम हमको क्या बोल रहे हो? आप भूत हो। अमाशय की आंतरिक दीवार क्या होती है? बोलो जल्दी। म्यूकोसा। लिखा था या नहीं? अमाशय की आंतरिक दीवार म्यूकोसा क्या कहलाती है? म्यूकोसा। अच्छा बच्चों, म्यूकोसा में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। म्यूकोसा में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो जठर ग्रंथियां हैं, ये जठर ग्रंथियां क्या काम करेगी? इन जठर ग्रंथियों से रस निकलेगा। क्या निकलेगा? समझना ध्यान से। अमाशय की आंतरिक दीवार को म्यूकोसा बोल रहे हैं। म्यूकोसा। अब ये जो पूरा अमाशय होता है ना, इसको हम जठर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जठर। पूरे अमाशय को हम क्या बोल सकते हैं? जठर, गैस्ट्रिक। तो उसकी दीवार जो है म्यूकोसा, उसमें जो ग्रंथियां, उनका नाम क्या लिख दिया? जठर। क्लियर हो रहा है सबको? इन ग्रंथियों से रस निकलेगा। क्या निकलेगा? रस, जिसको हम बोलते हैं जठर रस। क्या बोलेंगे? तो जठर ग्रंथियों से निकलने के कारण हमने क्या बोला? जठर रस। क्या कहा हमने? जठर रस। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो जठर रस होता है, इस जठर रस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। इस जठर रस में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। तो इस जठर रस में बहुत सारे क्या होते हैं? एंजाइम। और दूसरे नंबर पर हम बोल दें इसमें क्या पाया जाएगा? कुछ पदार्थ। अब पदार्थ मतलब जैसे मैंने लिखा बच्चों तनु HCl। क्या लिखा मैंने? तनु HCl। इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट HCl। ये नाम आपने सुना होगा, ठीक। और एंजाइम कौन कौन से होते हैं? तो इसमें एंजाइम होगा पेप्सिन। पहला एंजाइम कौन सा? एक एंजाइम और लिख देती हूँ मैं, रेनिन। एक मैं लिख देती हूँ यहाँ पर जठर लाइपेस यानी गैस्ट्रिक लाइपेस, जठर लाइपेस या गैस्ट्रिक लाइपेस। और एक हम लिख देते हैं जठर म्यूसिन यानी गैस्ट्रिक म्यूसिन। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो कितने एंजाइम लिखे मैंने? 4। पहला क्या लिखा? पेप्सिन। दूसरा, तीसरा और अगला जठर म्यूसिन। पेप्सिन रेनिन को हिंदी में भी पेप्सिन रेनिन ही बोलेंगे, ठीक। तो ये 4 एंजाइम लिखे और एक तरफ मैंने अम्ल लिखा है। HCl का पूरा नाम होता है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अरे HCl का पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम होगा? सबको पता है? HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मतलब हमारे पेट में एक एसिड भी होता है। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मुझे ये बताओ कि इस तनु का मतलब क्या? तनु का मतलब गाढ़ा। अच्छा, और कोई?
गलत भी बताओगे तो चलेगा, बात बाहर नहीं जाएगी, दरवाजा लगा है। हाँ तो वो तो ठीक है, तनु होता है और सांद्र होता है, मतलब क्या, गाढ़ा तुमने बता दिया। और कोई बच्चा नहीं बताना? ठीक है मैं ही बता देती हूँ, तुम मेरे को ऐसे घूर घूर के देख रहे हो, मेरे को डर लग रहा है। मेरी हालत सुबह से शाम तक ऐसी हो जाती है, तो तुम ऐसे घूर के नहीं देखोगे मुझे। तुम तो अभी अभी आते हो तो अच्छे से आते हो एकदम तैयार वैयार होके, मैं सुबह से निकलती हूँ घर से, पूरे घूम घाम के आती हूँ, पूरे भंवर को एरिया का चक्कर लगा के इधर आखिरी में। तनु और सांद्र बताती हूँ मैं, तनु क्या होता है और सांद्र क्या होता है। अपन एक बेसिक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान लो कि 100 ml पानी, या फिर मैं बोल दूँ कि 100 ml विलियन। क्या बोल रही हूँ मैं? 100 ml विलियन। मैंने क्या कहा? 100 ml विलियन। अब ये जो 100 ml विलियन होता है, इस 100 ml विलियन में, इस 100 ml विलियन में अगर 95 ml मैंने कह दिया कि पानी है, क्या है? पानी। और मैंने कह दिया कि 2 से 5 ml इसमें मैंने ले लिया HCl अम्ल। क्या ले लिया? HCl अम्ल। तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा HCl कहलाएगा। पानी में HCl मिला देंगे तो भी क्या कहलाएगा? HCl। लेकिन ये HCl क्या कहलाएगा? तनु कहलाएगा, जिसमें अम्ल की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई। क्लियर हो गया? जस्ट अपोजिट कर दे अगर हम, यानी मैंने क्या कह दिया कि 95 ml आप क्या ले लो? HCl। और 5 ml आप क्या ले लो? पानी। तो अब इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा हो गई? HCl की। तो ये क्या कहलाएगा? और अगर ये पेट में रहेगा तो पेट पूरा जल जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमारे शरीर में कौन सा रहता है? तनु। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तनु और सांद्र। तो हमारे पेट में जो अम्ल रहता है वो तनु रहता है, जिसमें अम्ल कम और पानी ज़्यादा होता है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? दूसरी बात अगर हम करें तो ये एंजाइम क्या क्या काम करते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे कि पेप्सिन किसको पचाता है, रेनिन किसको पचाता है, लाइपेज, म्यूसिन। ये क्लियर हो रहा है सबको? पूरा फटाफट जितनी जल्दी हो सके कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का फर्स्ट डे है तो घबराना मत, क्योंकि टॉपिक बीच में चल रहा है तो एकदम समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये तो तुमने बना लिया था ना शनिवार को, वो क्यों बना रहे हो वापस? कार्डियक फंडस और ये सीधे यहाँ से इधर वाले डायग्राम से, आंतरिक दीवार, म्यूकोसा, जठर ग्रंथि और उसके बाद का। होशियार है ये, देखो। अगर बन गया हो तो बताओ, आगे बढ़े। लिखने में स्पीड रखो सभी। कर दो स्लाइड चेंज। ठीक। अब नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे
सबसे पहले पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। नाम सुना कभी पेप्सिन? अभी तो सुना। पेप्सिन एंजाइम। चलो जल्दी से बताओ एंजाइम क्या होते हैं। पहले लेक्चर में ही बताया था एंजाइम, एक शब्द बोलो, कोई बोल रहा है। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक। क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक। जैव मतलब जीव, उत्प्रेरक मतलब जो अभिक्रियाओं को संपन्न कराते हैं, बताया था ऐसा। तो एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक। ध्यान देना, ये पेप्सिन एंजाइम है, ये पेट में होता है। पेट में कहाँ से आया? जठर रस से। तो ये किसी न किसी भोजन को पचाएगा, ठीक है। ये मान लो ये मोटू है, मोटू ने खाई रोटी। मोटू ने क्या खाया? रोटी। रोटी में क्या था? स्टार्च। स्टार्च जैसे इसके मुंह में गया तो मुंह में कौन? लार। लार में कौन? टाइलिन। टाइलिन ने स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया? माल्टोज। अरे हाँ या ना? मतलब पेट में गया माल्टोज। माल्टोज यानी कार्बोहाइड्रेट, गया कि नहीं गया? दूसरे नंबर पे मोटू ने खाई दाल। दाल में होता है प्रोटीन। क्या होता है? ये प्रोटीन गया मोटू के मुंह में, मुंह से गया कहाँ? पेट में। तो ये आ गया प्रोटीन। इसका मतलब मुंह में प्रोटीन पचा नहीं है। फिर मोटू ने खाया रोटी के साथ घी, यानी गया फैट, वसा, और ये भी सीधे कहाँ आ गई? पेट में। यहाँ तक की कहानी क्लियर सबको? इसका मतलब पेट में कौन है? प्रोटीन है, वसा भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। माल्टोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। कोई डाउट यहाँ तक? अब मैं बात कर रही हूँ किसकी? पेप्सिन की। तो ये जो प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन को पचाने का काम कौन करेगा? पेप्सिन। कौन करेगा? पेप्सिन करेगा। तो पेप्सिन एंजाइम पेट में किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। किसका पाचन करेगा? ये प्रोटीन को परिवर्तित करेगा। परिवर्तित का मतलब बच्चों सरल में, ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से प्रोटीन को जाना है भंवरकुआ। कहाँ जाना है? लेकिन ये जो पेप्सिन है ना, ये प्रोटीन को सिर्फ नौलखा तक ले जाएगा। अरे कहानी क्लियर हो गई? पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन। प्रोटीन को किस में परिवर्तित किया इसने? पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन। मैडम ये क्या चीज़ है, समझना ध्यान से। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का सबसे सरल रूप एमिनो एसिड होता है। क्या होता है? हिंदी में अमीनो अम्ल बोलते हैं, ठीक है। सबसे सरल रूप, जैसे मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज, यानी एक मोतियों की माला है तो उसकी सबसे छोटी इकाई एक मोती होगा। वो पूरी माला तो बहुलक हो गई, कई सारे मोती। तो इसका मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। क्लियर हो गया? तो प्रोटीन अगर टूटेगा, जैसे मान लो ये एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ऐसे मान लो ये 100 जुड़े हैं आपस में, तो ये आपस में बंध से जुड़े, तो ये पूरा क्या कहला रहा है? प्रोटीन। और अब ये बंध यहाँ से क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो सिर्फ बचा क्या? एमिनो एसिड। मतलब जटिल से सरल में परिवर्तन हुआ। क्लियर हो रहा है सबको? तो यहाँ पर प्रोटीन टूट तो गया लेकिन आधा टूटा। टूट तो गया लेकिन आधा टूटा। आधा मतलब ये नहीं कि 100 ग्राम प्रोटीन में से 50 ग्राम टूटा। आधे का मतलब कि प्रोटीन अपनी मध्य अवस्था तक पहुंचा, ये आगे पचेगा तो क्या बनेगा? एमिनो एसिड। यहाँ से भंवरकुआ जाना है प्रोटीन को, लेकिन सिर्फ पेप्सिन कहाँ तक ले गया? नौलखा से भंवरकुआ कोई और लेकर जाएगा। पक्का क्लियर हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? तो पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। किसका पाचन करता है? पूरा या आधा? वेरी गुड, पूरा नहीं आधा। दूसरा एंजाइम आता है बच्चों रेनिन। सुना है नाम? पहला एंजाइम क्या? पेप्सिन। दूसरा एंजाइम, अब मुझे ये बताओ कि कभी दूध में सुना है कि प्रोटीन होता है? दूध में प्रोटीन होते हैं 2 प्रकार के। भैंस के दूध में केसिन, गाय के दूध में कैरोटीन। इसीलिए गाय के दूध का रंग पीला होता है। और बोलते हैं ना गाय का दूध घी खाने से आंखें अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि कैरोटीन से बनता है विटामिन ए, और विटामिन ए से बनती है आंखों की कोशिकाएं। ठीक है, तो यहाँ पर दूध में प्रोटीन होता है, और दूध के प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है? रेनिन। कौन करता है? रेनिन। तो रेनिन का काम क्या है? दूध के प्रोटीन का पाचन। कौन से प्रोटीन का पाचन? प्रोटीन का पाचन। दूध के प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? रेनिन करेगा। दूध में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट केसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? तो ये केसिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है कैल्शियम, कैल्शियम पेरा केसिनेट में। किस में परिवर्तित करता है?
कैल्शियम पैराकेसिनेट में। ये सबसे सरल रूप है। तो केसिन का परिवर्तन ये करता है किसमें? कैल्शियम पैराकेसिनेट में। कौन? रेनिन। तो रेनिन दूध के प्रोटीन का पाचन करता है। ये याद नहीं रहे तो आपको इतना याद रखना है कि किसका पाचन करता है? ये दूध के प्रोटीन का। लेकिन यहाँ आता है नोट। यहाँ क्या आता है? नोट। किसका नोट? रेनिन का। रेनिन वयस्क मनुष्य में नहीं होता, वयस्क मनुष्य में अनुपस्थित। इसका मतलब हमारे शरीर में रेनिन होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या हमारे अंदर दूध के प्रोटीन का पाचन होगा? होगा। भाई हम दूध पीते तो कहीं ना कहीं तो पचेगा ना, लेकिन कोई और पचाएगा। कौन नहीं पचाता है? रेनिन। वयस्क में रेनिन नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे अंदर दूध के प्रोटीन का पाचन होता है। कैसे? सुनो, ये जो मैंने आपको लिखवा है पेप्सिन, क्या मैंने यहाँ पर बोला कि सिर्फ ये दाल के प्रोटीन का पाचन करेगा? नहीं बोला ना। मतलब ये सभी तरह के प्रोटीन का पाचन करेगा। कौन? पेप्सिन। और आगे एक और आएगा जो दूध के प्रोटीन को पचाएगा, जो हमारे अंदर होता है। तो अभी मैंने क्या कहा कि रेनिन दूध के प्रोटीन को पचाता है, लेकिन वयस्क में नहीं होता है। तो बच्चों में तो होता होगा। वयस्क में नहीं होता है, लेकिन किस में होता है? बच्चों में होता है। बच्चों में कहाँ से कहाँ तक? तो नवजात से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों में। समझ में आया? क्या कहा मैंने? नवजात समझते हो? अगर बच्चे का जन्म आज हुआ है तो उसको हम नवजात बोल देंगे। मतलब जिस बच्चे को हम दिनों में उसकी उम्र गिने, 1 दिन का बच्चा, 2 दिन का, 4 दिन का, तो वो क्या कहलाएगा? नवजात। तो नवजात से लेकर 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में क्या पाया जाता है? रेनिन पाया जाता है। एक और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, कभी आपने सुना है रोमांथी जंतु? रोमांथी जंतु सुना है नाम कभी? इंग्लिश में बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स। सबने देखा है इन जानवरों को, सबने सुना है, और कोई चराने भी गए होंगे। गाय, भैंस, बकरी सुना है सबने? तो ये जो गाय, भैंस, बकरी है, कहने का मतलब जो जुगाली करते हैं, जुगाली समझते हो? दिन भर उनके मुंह को हिलाते रहते हैं, है ना? तो वो क्या करते हैं, उनके सामने जब चारा डालते हैं ना, तो वो एक साथ खा लेते हैं। वो एक साथ खाते, पूरा चारा उनके पेट में जाएगा। पेट से फिर कहाँ आएगा वापस? जैसे पेट भरा ना, फिर वो आराम से बैठे बैठे, खड़े खड़े पेट से वापस खाने को कहाँ लाएंगे? फिर आराम से धीरे धीरे क्या करेंगे? चबाते रहेंगे दिन भर। कभी कभी उनके मुंह में ऐसे दूध के जैसे झाग दिखते हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं? उस भोजन को बहुत बारीकी से चबा रहे हैं। ठीक है। और उस भोजन को पचाने का काम कौन कर रहा है? रेनिन। तो रोमांथी जंतु मतलब कि जो पशु होते, गाय, भैंस, बकरी, दुधारू जानवर, जुगाली करने वाले, उनको हम क्या बोलते हैं? रोमांथी। जुगाली करने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? रोमांथी कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है कि कभी भी च्युइंगम की जुगाली क्लास में नहीं करना। जुगाली करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? रोमांथी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? जुगाली क्या होता है वो? अब ये तो ये ऐसी बात पूछ ली कि वो नहीं, जो जुगाली मतलब वो चबाते रहते दिन भर, मुंह को हिलाते रहते, उसको जुगाली बोलते। कभी च्युइंगम खाई है? नहीं खाई है। किसी को देखा है खाते हुए? देखा है? कैसे खाता है वो? मुंह हिलाते रहता है ना बार बार, बस वही। कॉपी कर लो फटाफट। 2 एंजाइम बताया मैंने आपको, पेप्सिन और रेनिन। बोर हो जाओ तो बता देना। बना लिया सबने? मैं 1 लाइन फैक्ट सीधे नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, है ना?
वन लाइन फैक्ट में क्या है कि ऑब्जेक्टिव करते नहीं बनते हैं। आप जब ये ऐसी इस तरह से थ्योरी पढ़ोगे तो किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव आएगा आप कर लोगे। वन लाइन फैक्ट तो किताबों में भी मिल जाएगा रटने को। तो हाँ, पेप्सिन तो सभी में होगा, जहाँ मैंने नोट नहीं लिखा है वो सब में है, लेकिन रेनिन सिर्फ बच्चों में, अपने अंदर नहीं है। बना लिया? बहुत धीरे लिखते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो दो एंजाइम हमने पढ़ लिए, पेप्सिन रेनिन। अगला कौन सा आएगा बताओ? जठर लाइपेज। नेक्स्ट एंजाइम कौन सा है? जठर लाइपेज, या इसी को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या कहते हैं इसको हम? गैस्ट्रिक लाइपेज। ध्यान देना, वसा का मतलब समझते हो? वसा मतलब, ये तो इंग्लिश हो गया। वसा होती क्या है? तो सिंपल सा भी समझ लो कि जिसमें चिकनाहट होती है ऐसे पदार्थ, जैसे कि घी, तेल, दूध, दही, इनमें चिकनाहट होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वसीय पदार्थ बोलते हैं। तो ये जो वसा होती है ना, वसा किससे बनी होती है? वसा दो चीज़ों से मिलकर बनती है। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? तो एक है वसीय अम्ल। क्या है? वसीय अम्ल। वसीय अम्ल मतलब फैटी एसिड। वसीय अम्ल मतलब फैटी एसिड। और एक होता है ग्लिसरॉल। एक होता है ग्लिसरॉल। तो वसा दो चीज़ों से मिलकर बनती है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वसा। जैसे मैंने कहा प्रोटीन एमिनो एसिड से बना है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्लूकोज। ऐसे वसा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। समझना यहाँ पर, वसा में वसीय अम्ल होता है लगभग 75%। कितने परसेंट होता है? मतलब ज़्यादा मात्रा में ये है। और अगर हमको पूछ ले कि वसा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम केवल वसीय अम्ल भी बोल सकते हैं। ठीक। और लगभग 25% क्या होता है? ग्लिसरॉल। तो अगर हम रेशियो निकाले तो क्या रेशियो हो जाएगा? 3:1, यही होगा। तो हमारे क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है कि वसा में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अनुपात है। तो पहले क्या बोला? वसा में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, तो 3:1। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले वसा में ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल, तो पहले क्या वर्ड आया? ग्लिसरॉल। तो 1:3। क्लियर हो रहा है? जो प्रश्न में पहले थे उस अनुसार अनुपात देखना है हमको। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जठर लाइपेज एंजाइम इस वसा को किस में कन्वर्ट कर रहा है? वसीय अम्ल और, मतलब ये वसा को पचा रहा है, और इसने वसा को पेट में ही सबसे सरल रूप में पचा दिया। क्लियर हो रहा है? तो पेट में किसका पाचन हो रहा है? वसा का। परिवर्तित कर रहा है ये। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट आता है बच्चों जठर म्यूसिन। किसकी कहानी आती है? जठर म्यूसिन। जठर म्यूसिन। अब जठर म्यूसिन पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कहानी तनु HCl की बताऊंगी, उसके बाद जठर म्यूसिन। ध्यान दो सभी। ये जो HCl है ना, इसका पहला काम है भोजन का पाचन। पहला काम क्या हुआ इसका? भोजन का पाचन। ये भोजन को क्या करेगा? पचाएगा। दूसरा काम HCl का क्या होता है? कीटाणुओं को मारना। किसको मारना? कीटाणुओं को नष्ट करना। कौन से कीटाणु को? जो भोजन के साथ जा रहे हो उनको लार में किसने मारा था? लाइसोजाइम। किसने मारा था? मैंने कहा था कि कमजोर कीटाणु तो लाइसोजाइम मार देगा, लेकिन अगर कीटाणु शक्तिशाली है तो कहाँ चले जाएंगे? अंदर, पेट में। और पेट में कौन मारेगा? HCl। कौन मारेगा? क्लियर हो रहा है? अगर ये भी नहीं मार पाया ना तो फिर छोटी आंत में जाएंगे, वहां कौन मारेगा वो आगे देखेंगे अपन। तो यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? तो तनु HCl क्या कर रहा है? भोजन का पाचन कर रहा है। दूसरा कीटाणुओं को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। दूसरी बात ध्यान से समझना, अगर व्यक्ति मान लो कि सुबह 9-10 बजे नाश्ता करने की आदत है, होती है ना? नाश्ता तो अंग्रेजी वर्ड है, मैं गाँव की भाषा में बोलूँ तो सुबह 9 बजे रोटी खा ली जाती है,
होता है ऐसा? तो हम जो सुबह सुबह खाना खा लेते हैं या जो भी नाश्ता कर लेते हैं, तो हमारी शरीर को एक आदत बन जाती है प्रतिदिन एक समय पर उस भोजन को ग्रहण करने की, कि रोज़ सुबह अगर 9 बजे खा रहे तो रोज़ सुबह 9 बजे भूख लगाएगी, दोपहर में 2 बजे खा रहे तो 2 बजे भूख लगाएगी, रात को 9 बजे खा रहे तो 9 बजे भूख लगेगी। तो प्रतिदिन ये आदत होती है। अब मान लो कि कहीं हम ऐसी जगह फंस गए कि हमने खाना खाया ही नहीं, हमको रोज़ 9 बजे खाने की आदत है, लेकिन हमने 9 बजे खाना खाया ही नहीं और हमको शाम हो गई, हम दिन भर से भूखे हैं। तो जब हम 9 बजे खाना नहीं खाते, उस समय हमारे पेट में एसिड निकलने लगता है और पेट में होती है जलन। क्या होने लगती है? जलन। अगर आप प्रतिदिन एक समय पर खा रहे हो तो आपके पेट में जलन होगी, और वो जो जलन हो रही है वो किसके कारण हो रही है? एचसीएल के कारण। क्यों? क्योंकि स्टमक को तो आदत है ना रोज एक समय पर एसिड निकालने की, लेकिन हमने उस समय खाना खाया ही नहीं, तो ये एसिड अकेला घूम रहा है। अगर खाना खा लेते तो ये उसको पचाने में लग जाता। अब ये अकेला घूम रहा है तो ये क्या कर सकता है? ये पेट में छाले कर सकता है। क्या कर सकता है? क्योंकि इसको भोजन नहीं मिला है तो ये पेट की दीवार को जलाने लगेगा। पेट की दीवार कौन? म्यूकोसा। कौन होती है? म्यूकोसा। याद आया कुछ? आमाशय की आंतरिक दीवार म्यूकोसा। और अगर भूखे रहे तो ये पेट की दीवार को क्या करने लगेगा? जलाने लगेगा, जिसको हम बोलते हैं छाले होना, पेट में छाले होना। या फिर एसिडिटी, भाई एसिड अकेला घूम रहा है तो एसिडिटी हो गई, डकारें आने लगती लोगों को भूखे रहते हैं। तो अब ये जो म्यूकोसा है इसको अगर प्रोटेक्ट करना है तो भगवान ने हमको नेचुरल एक एंजाइम दिया है। कौन? देखो, म्यूसिन और म्यूकोसा नाम लिंक हो रहे। तो ये जो जठर म्यूसिन है ये इस म्यूकोसा को बचाएगा। किससे बचाएगा? या फिर नींबू खाया तो उस एसिड से बचाएगा, टमाटर खाया तो उसके एसिड से बचाएगा, मतलब अम्लीय प्रभाव से बचाता है। क्लियर हो रहा है? तो भूखे रहने से एसिडिटी होगी या नहीं होगी? होगी। पेट की दीवारों पे क्या होगा? छाले हो जाएंगे। मैडम हम तो अगर मान लो 3 रोटी की भूखे और 3 रोटी खाई तो कुछ नहीं होगा, स्वस्थ। 3 रोटी की भूखे और 5 रोटी खा ली तो भी एसिडिटी होगी। तो भी क्या होगी? क्योंकि हमने क्या किया? ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग मतलब आवश्यकता से अधिक खाया। तो ज़्यादा खाया तो भाई ज़्यादा खाया तो उसको पचाने के लिए ज़्यादा एसिड निकलेगा ना। जितना खाएंगे उतना एसिड निकलेगा पचाने के लिए। तो एसिड की मात्रा तब भी बढ़ रही है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? एसिडिटी। तब भी लोग डकारे लेते हैं। तो ओवर ईटिंग में भी एसिडिटी होती है और कम खाने से भी एसिडिटी होती है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। नेक्स्ट मैंने क्या कहा आपको कि जठर म्यूसिन क्या करता है? अमाशय की आंतरिक दीवार की क्या करता है? रक्षा। किससे? भोजन के अम्लीय प्रभाव से। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, लिखो। लिख लो तो बताना। सबने लिख लिया क्या? अगला हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अग्नाशय। क्या पढ़ रहे हैं हम? अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास। अग्नाशय या क्या कहते हैं हम? पेनक्रियास। आपको मैंने आहार नाल का चित्र बनवाया था पहले दिन। उस चित्र में अग्नाशय कहाँ है जरा देख के बताओ मुझे। पहले दिन आपने आहार कॉपी बनाई कि नहीं बनाई? आहार नाल का चित्र बनाया, वहाँ अग्नाशय दिख रहा है? कहाँ है?
कैसे बोलोगे? ये रहा बोलोगे? कहाँ है ये क्वेश्चन है मेरा। अमाशय के नीचे। वेरी गुड। किसके नीचे? अमाशय के नीचे। ध्यान ध्यान दो यहाँ पर। तो अग्नाशय कहाँ उपस्थित होता है? अमाशय के नीचे। अमाशय के नीचे उपस्थित। मात्राएं अपने अनुसार लगाते रहना है ना, मेरी मात्राओं पर मत जाना। अमाशय के नीचे। अब मुझे एक और क्वेश्चन बताओ, अमाशय हमारे शरीर में किस तरफ होता है, लेफ्ट या राइट? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट क्या कर रहे हो तुम, परेड कर रहे हो? राइट में, लेफ्ट में। हाँ मतलब मेरे ही फिर से मजे ले रहे हो तुम। राइट नहीं, लेफ्ट नहीं, राइट कहाँ होता है? देखो आपकी कॉपी में किस तरफ है आपका हाथ, मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझो। आपकी कॉपी में जब आप बना रहे हो तो अमाशय किस तरफ आ रहा है? राइट हैंड तरफ आ रहा है ना, लेकिन हम कॉपी में बना रहे। अब कॉपी में बना रहे तो राइट, अब उसी कॉपी को मेरी तरफ करो ऐसे, तो किस तरफ आ रहा है? लेफ्ट में। समझ में आया? तो शरीर में अमाशय कहाँ होता है? लेफ्ट हैंड साइड होता है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? बाईं तरफ। ध्यान से समझो, जितने भी जीव विज्ञान के चित्र आएंगे ना बायोलॉजी के, जब कॉपी में बनाते वक्त जो सीधे हाथ तरफ आता है वो शरीर में किस तरफ होगा? बाएं भाग। और जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है वो किस तरफ होगा? राइट हैंड साइड। कोई डाउट तो नहीं है? तो अमाशय बाईं तरफ है, मतलब अग्नाशय भी क्या होगा? बाईं तरफ होगा। तो अमाशय के ठीक नीचे कौन उपस्थित होता है? अग्नाशय। बोर्ड पे ध्यान देना। अग्नाशय की लंबाई, किसकी लंबाई? अग्नाशय। अग्नाशय की लंबाई यानी कि लेंथ बच्चों, इसकी लंबाई होती है लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई होती है? वो जो पत्ती बनाई है आपने उसकी लंबाई कितनी है? 12 से 15 सेंटीमीटर। अगर हम इसके वजन की बात करें तो इसका वजन लगभग 60 से 70 ग्राम होगा। कितना होगा? 60 से 70 ग्राम। ठीक है, वजन मतलब वेट जो है वो कितना होगा? 60 से 70 ग्राम होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। कौन सी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय को हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, इंग्लिश में मिक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? मिक्सोक्राइन ग्लैंड। किसी को भी पता है मिश्रित ग्रंथि क्या होता है? इससे पहले कभी जीव विज्ञान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पहले तो ये बताओ तुम। नहीं पढ़ा, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित वर्ड आया मतलब कहीं ना कहीं दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होगी। हम बोलते हैं ना मिक्सचर खाओ, मिक्सचर मतलब मिक्सचर, इंग्लिश में वही मतलब मिक्स जो कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स हैं। ठीक, अब ग्रंथि क्या है? ग्रंथि अंग ही होते हैं लेकिन उनके कुछ अलग अलग काम होते हैं तो उनको ग्रंथियाँ बोल देते हैं। बोर्ड पे पूरा ध्यान से समझना आप पहले इस मिश्रित ग्रंथि का मतलब। अगर मैं आपको मिश्रित ग्रंथि की बात करूँ तो बच्चों पहले तो समझो कि ये एक ग्रंथि है। ध्यान से समझना यहाँ पर, ये मैंने एक ग्रंथि बनाई है। ये क्या बनाई है? ग्रंथि बनाई है। अब इस ग्रंथि में मुझे बताओ कि चारों तरफ से ये बंद है या कहीं भी कोई नलिका दिख रही है? बंद है चारों तरफ से। ये ग्रंथि क्या है? चारों तरफ से बंद है, मतलब इस ग्रंथि में नलिका नहीं है। क्या नहीं है? इसको बोलेंगे नलिका विहीन। क्या कहेंगे इसको हम? नलिका विहीन, डक्टलेस। तो ये ग्रंथि नलिका विहीन है, डक्टलेस ग्लैंड, नलिका विहीन ग्रंथि। पहला डाउट क्लियर? अच्छा, ये जो ग्रंथियां होती जो नलिका विहीन होती है, ऐसी ग्रंथियां ज्यादातर शरीर में क्या बनाती है? हार्मोन। क्या बनाती है? और इन्हीं को अपने से बाहर निकालती है। तो मैडम ये हार्मोन बाहर कहाँ निकालेगी? तो इसके आसपास घूमता है रक्त। इसके आसपास क्या घूमता है? मतलब यहाँ पर सभी जगह क्या घूम रहा है? रक्त घूम रहा है इस प्लेस पर। और रक्त में ये क्या करेगी? सीधे हार्मोन निकालती है। ये रक्त में सीधे क्या करेगी? हार्मोन निकालती है। मैडम ये दीवार है तो हार्मोन कैसे चलेगा इधर से उधर? बेटा हमारे शरीर में क्या है? अर्धपारगम में झिल्लियाँ होती है, मतलब जो पदार्थों को आने जाने देती है। ठीक, तो ये हार्मोन को सीधे कहाँ स्त्रावित कर रही है? रक्त में। तो वे ग्रंथियां जो क्या होती है? नलिका विहीन, और जो क्या स्त्रावित करती है? हार्मोन स्त्रावित करती है। कहाँ करती है? सीधे रक्त में। कहाँ करती है? रक्त में। ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है अंतः स्त्रावी ग्रंथियां।
क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कोई डाउट किसी को? क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये ग्रंथि का नाम है थायराइड, जो मैंने बनाई है। कभी नाम सुना है थायराइड? थायराइड ग्लैंड, क्या नाम है इसका? थायराइड ग्लैंड। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अवटु ग्रंथि। क्या बोलते हैं? कहाँ होती है? गले में। कहाँ होती है? कभी घेंगा रोग नाम सुना है? कुछ लोगों के गले का आकार बढ़ जाता है, कभी फोटो देखी हो तो वो इस ग्रंथि, ये ग्रंथि फूल जाती है। ठीक, तो क्या कहा मैंने कि शरीर में ऐसी ग्रंथि है जिनके पास क्या नहीं होता? नलिकाएं नहीं होती, जो क्या स्त्रावित करते हैं? कहाँ करते हैं सीधे? उनको क्या बोलते हैं? मैंने कौन सी ग्रंथि का चित्र बनाया? थायराइड का। कहाँ उपस्थित है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि? अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? अवटु। ये कहानी क्लियर हो गई? तो अंतःस्रावी का मीनिंग समझ में आया? अभी ध्यान दो, अगले पेज पर चलते हैं। चले, नेक्स्ट बात आती है किसकी? बाह्यस्रावी। ध्यान से समझना। ये बच्चों अपना स्टमक यानी पेट, ये कौन है? स्टमक या पेट। ये स्टमक या खत्म हो गया, यहाँ से शुरू होती है छोटी आंत। क्या शुरू होती है? छोटी आंत। तो ये मैंने बना दिया छोटी आंत, ये मैंने क्या बना दिया? छोटी आंत। और इस तरफ होता है बच्चों लीवर, ये पित्ताशय और ये लीवर। लीवर यानी कि यकृत। लीवर या फिर मैं क्या बोल दूं? यकृत। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ये इस तरफ क्या है? लीवर। बाहर गाना मत सुनना, यहाँ ध्यान देना। तो ये लीवर है। अब ध्यान से समझना, लीवर के अंदर मैंने बना दिया पित्ताशय। क्या बना दिया? पित्ताशय। पित्ताशय को बोलते हैं गॉल ब्लेडर। लीवर जो होता है, लीवर में एक रस बनता है पित्त रस, जो भोजन को पचाता है। कौन सा रस? जो किसको पचाता है? ये एक पाचक रस है, पाचक रस इसने बनाया और ये रस जाकर यहाँ संचित होता है। यहाँ मतलब कहाँ? अरे हिंदी पढ़ते हो ना, पित्त को आशय देने वाला पित्ताशय, मतलब ये जो पित्त रस है यहाँ आकर स्टोर होगा, इकट्ठा होगा। जैसे ही भोजन अमाशय से आया कहाँ? छोटी आंत में, वैसे पित्त रस इस नलिका के द्वारा, इस नलिका के द्वारा कहाँ जा रहा है? ये नलिका का नाम है पित्त नलिका। क्या नाम है? पित्त नलिका। तो क्या यकृत के पास नलिका है? मेरा क्वेश्चन है, क्या यकृत के पास नलिका है? बिल्कुल है। ये पित्त नलिका कौन सी है? यकृत की तो है। तो यकृत के पास क्या है? नलिका है। तो यकृत नलिका युक्त ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? नलिका युक्त। ये कैसी ग्रंथि है? नलिका युक्त। नलिका युक्त ग्रंथि, कंटेनिंग डक्ट। और ये हार्मोन नहीं बना रहा है, ये क्या बना रहा है? पित्त रस। मतलब कौन सा रस? पाचक रस। कौन सा रस? ये पाचक रस बना रहा है। और पाचक रस को रक्त में स्त्रावित नहीं कर रहा है, ये पाचक रस को कहाँ स्त्रावित कर रहा है? लक्षित अंग, जहाँ भोजन का पचना है। तो ये कहाँ ले जा रहा है? लक्षित अंग। लक्षित अंग मतलब जहाँ जाकर वो काम करने वाला है। ठीक, और किसके द्वारा जा रहा है ये? पित्त नलिका, मतलब नलिका के द्वारा। किसके द्वारा? नलिका के द्वारा। तो ऐसी ग्रंथियां जिनके पास क्या पाई जाती है? और जो पाचक रस या अन्य पदार्थ नलिका के द्वारा कहाँ पहुंचाते हैं, उन ग्रंथियों को बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियां। अरे क्लियर हो रहा है? उनको क्या बोलते हैं? यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, नलिका युक्त पाचक रस या कोई अन्य रस लक्षित अंग तक ले जाएगा, किसके द्वारा? तो उनको क्या बोलोगे? और अंतःस्रावी का मतलब क्या होगी? जिनके पास नलिका, और जो क्या स्त्रावित करते हैं? सीधे कहाँ करते हैं? बात समझ में आ रही है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन? थायराइड। कहाँ उपस्थित है? और सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन?
यकृत। समझ में आया सबको? कोई डाउट किसी को? तो यकृत क्या है? सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? बाह्यस्रावी ग्रंथि। हमारा टॉपिक ग्रंथियां नहीं है, पाचन तंत्र है। तो फिर हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? अग्नाशय। और अग्नाशय को हम क्या बोल रहे हैं? मिश्रित। मतलब अग्नाशय के पास बाह्यस्रावी भाग भी है और अंतःस्रावी भाग भी है। कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? बाह्यस्रावी अंतःस्रावी का मतलब समझ में आ गया? इसका मतलब अग्नाशय के पास नलिका है भी और नहीं भी है। ये कैसी बात हुई? समझना ध्यान से। अग्नाशय के पास नलिका है भी और नहीं भी है। तो बच्चों ये है अमाशय। जहाँ अमाशय खत्म होता है वहाँ से क्या शुरू हुई? छोटी आंत। और ये मैंने बना दिया अग्नाशय। ये मैंने क्या बना दिया? अग्नाशय। और मैंने अग्नाशय को कुछ इस तरह से बनाया है। ये क्लियर? अब आप देख रहे हो कि अग्नाशय में आपको नलिका दिख रही है। दिख रही है ये जो कहाँ खुल रही है? छोटी आंत में। तो मैंने ये लिख दिया छोटी आंत, छोटी आंत। और ये जो नलिका है इसको आप क्या बोलोगे? अग्नाशयी नलिका। क्या बोलोगे? अग्नाशयी नलिका, पेनक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ पर अग्नाशय पाचक रस इस अग्नाशयी नलिका के द्वारा कहाँ लेकर आएगा? छोटी आंत, मतलब लक्षित अंग में। तो ये वाला भाग बाह्यस्रावी हुआ पक्का। तो ऐसा भाग जिसके पास नलिका है उसको हम क्या बोलेंगे? बाह्यस्रावी भाग। क्या बोलेंगे? बाह्यस्रावी भाग। और इसी में बीच बीच में अंतःस्रावी भाग होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए अलग से बनाया। ध्यान दो, ये देखो, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये तो चारों तरफ से बंद है। दिख रहा है ये इतना इतना? यहाँ कहीं भी आपको नलिका दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। तो इस भाग को आप क्या बोलोगे? अंतःस्रावी भाग। तो अग्नाशय के पास कितने भाग होते हैं? दो भाग, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी। तो अग्नाशय के भाग एक भाग ऐसा है जिसके पास क्या है? नलिका युक्त। ये भाग कैसा है? और ये भाग कैसा है? क्या बात है, नलिका। मैडम दोनों में बड़ा कौन सा होता है? तो ये होता है लगभग 97%। कितना होता है? और ये होता है लगभग 3%। तो बड़ा कौन होता है? बाह्यस्रावी भाग। और छोटा कौन होता है? ये पाचक रस स्त्रावित करेगा, ये हार्मोन। तो इसको हम हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये क्या स्त्रावित करता है? हार्मोन। हार्मोन स्त्रावित करता है, इसको हम हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम ये वाला भाग पढ़ेंगे। समझ में आया सबको? तो बाह्यस्रावी भाग पाचक रस स्त्रावित करता है अग्नाशयी नलिका के द्वारा छोटी आंत में। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, यह पाचक रस जिसको हम क्या बोल दें? अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस कॉपी करो फटाफट। नलिका के द्वारा छोटी आंत में स्त्रावित करता है।
बना लिया सबने? सर को बोला नहीं क्या? आज तो मैं 2 घंटे लेने वाली थी, सर कैसे आ गए फिर? जोर से बोल, बोलना। देखो कितनी नालायक लड़की है। नेक्स्ट पेज करूं? बेटा तूने मेरे को इग्नोर करा है, ध्यान रखना। ये मैं बातें याद रखूंगी ना दिमाग में। इसने 2 बार मजे लिए, तूने मेरे को 1 बार इग्नोर किया। कभी ना कभी तो बदला पूरा लिया जाएगा। 1 बार बोल के उधर बात करने लग गई मैडम करके। वैसे बॉय कट वाली लड़कियां ना ज़्यादा शैतान होती है, पता है मेरे को। एक्सपीरियंस है मेरा, मेरी भी थी। अरे उसको लिख लेने दो, माता खाएगी। लिख जल्दी। ये इस टॉपिक में नहीं है, ये समझाने के लिए बताया था। ये अलग से एक्स्ट्रा करके कॉपी करना। ये वाली स्लाइड ये मैंने समझाने के लिए बताई थी कि अंतःस्रावी का मतलब क्या होता है और बाह्यस्रावी का क्या होता है। तो इसको आप डब्बा बना लेना और डब्बे में लिख लेना क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा टॉपिक जो भी समझने वाला है। ठीक है, बढ़ाऊँ मैं आगे? हाँ खींचो जल्दी। सर आ गए बाहर, जल्दी करो। ये वाला भी खींच लो, ये भी समझाने के लिए था। खींच लिया? तो अग्नाशय की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी हमको ये पढ़ना है कि ये जो अग्नाशय रस है इसमें एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? और वो भोजन को क्या करेंगे? पचाएंगे। मैडम कहाँ कहाँ भोजन पचता है? मुंह में, पेट में। अब कहाँ पचेगा? छोटी आंत में। कहाँ पचेगा? अग्नाशय में नहीं पचेगा। यहाँ से भोजन आता कहाँ है? और ये अपना रस देगा छोटी आंत को, तो भोजन पचेगा तो कहाँ? छोटी आंत में। बात समझ में आ रही है? अग्नाशय में भोजन का पाचन नहीं होता है, अग्नाशय भोजन को पचाने में सहायता करता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो बाकी अपन पढ़ते कल। गुड डे, हैव अ नाइस डे।